खुराना मेंशन। सुकन्या जी रावी की तरफ देख रही थी। उन्हें रावी के डिसीजन का इंतजार था कि रावी अंदर जाएगी या नहीं। तभी रावी हल्का सा मुस्कुराए और बोली, वैसे मैं यहाँ तक आ ही गई हूँ तो अब एक रिस्क और लेने में क्या ही जाता है। वैसे भी वो मिस्टर देवल अभिमन्यु खुराना मेरे पीछे तो पड़ा ही हुआ है, क्या पता मेरे अंदर जाने से उसकी मॉम से शिकायत करने से वो मान जाए। लगता तो नहीं है लेकिन ट्राई तो कर सकती हूँ ना। उसकी बात सुनकर सुकन्या जी झट से बोली, वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। रावी ने हैरानी से सुकन्या जी को देखा। मतलब वो तो सुकन्या जी को घर की सर्वेंट समझ रही थी तो उनका इस तरह से बात करना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसकी वो अजीब सी नज़रों को खुद पर महसूस कर सुकन्या जी मुस्कुराए और बोली, चलो चलो जल्दी से अंदर चलो, बड़ी मालकिन किसी भी वक्त अपने रूम से बाहर निकलकर नीचे हॉल में आने ही वाली होंगी। तुम जाते ही उनके सामने अपना सारा शिकायतों का पिटारा खोल देना, देखना वो अच्छे से क्लास लेंगी देवल खुराना की। रावी ने अपना सर हाँ में हिलाया और सुकन्या जी के साथ अंदर की तरफ आ गई। सुकन्या जी उसे सोफे पर बिठाकर बोली, तुम यहाँ पर रुको, मैं अभी बड़ी मालकिन को देख कर आती हूँ और हाँ अभी एक सर्वेंट आएगा चाय कॉफ़ी पूछने, तो तुम्हें जो लेना होगा तुम बता देना। रावी तुरंत बोली, मन तो उस देवल खुराना का खून पीने का कर रहा है मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं चाय कॉफ़ी से काम चला लूँगी। अगर कोई आएगा और पूछेगा तो मैं बोल दूंगी मुझे जो चाहिए होगा। सुकन्या जी हल्का सा मुस्कुराए और तुरंत वहां से ऊपर की तरफ चली गई। वो पलटकर पीछे रावी की तरफ देखते हुए बोली, बीवियों की खासियत ही ये होती है कि उन्हें अपने पतियों का खून पीना होता है, मतलब तुम ही हो मेरी होने वाली बहू। कितनी खूबसूरत हो यार, मेरे देवल बेटे के साथ अच्छी लगोगी। ये बोलकर उन्होंने दूर से ही रावी की बलैया ले ली और फिर जल्दी से ऊपर की तरफ चली गई। अभी वो अभिमन्यु के रूम में जा ही रही थी कि एक लड़की उनके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, क्या बात मॉम, आप इतनी खुश क्यों नजर आ रही है। ये बोलते हुए वो उबासी ले रही थी। वो लड़की दिखने से ही साफ पता चल रही थी कि अभी अभी उठी होगी। सुकन्या जी मुस्कुराते हुए बोली, अपनी भाभी से मिलोगी। वो लड़की तान्या ने सुकन्या जी को हैरानी से देखा और अगले ही पल सुकन्या जी उसका हाथ पकड़कर उसे रेलिंग के पास लेकर आई। वो उसे रावी की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो देखो तुम्हारी होने वाली भाभी, तुम्हारे देवल भाई ने इसे परेशान कर रखा है और इसकी तमन्ना है तुम्हारे देवल भाई का खून पीने की। कितनी मजेदार जोड़ी है ना। तान्या हंसी और बोली, मॉम आप भी ना कमाल करती हैं। उसने बोल दिया कि वो भाई से प्यार करती है और अपने मान लिया। सुकन्या जी ने अपना माथा पेट लिया और बोली, तुम मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही हो ना। जाओ तुम मॉर्निंग वॉक पर ही जाओ, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। पता नहीं तुम जैसी पढ़ाकू बच्ची मेरे पास कैसे आ गई। लोग इस उम्र में डेटिंग करते हैं और तुम सिर्फ और सिर्फ बुक्स में घुसी रहती हो, जाओ यहाँ से। ये बोलकर उन्होंने मुंह बनाया और तुरंत अभिमन्यु के रूम में चल गई। तान्या ने एक नज़र फिर से रावी की तरफ देखा और बोली, वैसे दिखने में तो काफ़ी अच्छी हो तुम, पर भाई सच में तुमसे प्यार करते हैं क्या। लड़कियां तो उन पर बहुत मारती है लेकिन वो तुम पर मरते हैं या नहीं, ये मैं नहीं जानती, बट अगर ऐसा है तो नाइस चॉइस। ये बोलकर वो नीचे की तरफ आए और फिर सीधा बाहर चली गई। रावी ने उसे देखते हुए मुंह बनाया। उसे फिलहाल अभिमन्यु की मॉम का इंतजार था। तभी एक सर्वेंट उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, मैम आप चाय लेंगी, कॉफ़ी लेंगी या फिर जूस। रावी तुरंत बोली, जूस ले आओ। वो सर्वेंट उसकी बात सुनकर वहां से जाने लगा, लेकिन फिर अचानक ही रावी उसे रोकते हुए बोली, नहीं एक काम करो, हॉट कॉफ़ी लेकर आओ। अगर उस देवल खुराना की मॉम ने सामने से मुझे डांट दिया तो मैं उन पर कॉफ़ी गिराकर भाग जाऊंगी। उसकी बात सुनकर वो सर्वेंट हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसका तो काम था रावत मेंशन के लोगों का ऑर्डर फॉलो करना, तो वो चुपचाप रावी के लिए कॉफ़ी लेने चला गया। वहीं दूसरी तरफ सुकन्या जी अभिमन्यु के रूम में आई, जहां पर अभिमन्यु फिलहाल ड्रेसिंग के सामने खड़ा आईने में खुद को देख रहा था। इस वक्त उसने व्हाइट कलर की एक शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई थी और वो अपनी बेल्ट लगा रहा था। बाकी वो पूरी तरह से रेडी हो चुका था। अब उसने अपनी वॉच उठाए और उसे कलाई पर बांधने लगा। तभी सुकन्या जी वहां पर आए और उसे देखते हुए बोली, तुम्हें पता है आज मेरी सुबह की शुरुआत किससे हुई। अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ऑब्वियसली डैड से हुई होगी, और किससे होगी मॉम। सुकन्या जी हल्का सा इतरा कर बोली, तुम्हारे डैड की शक्ल देखते हुए तो मुझे लगभग से 30 साल हो गए हैं, अब वो तो बहुत बोरिंग हो गया है। मैंने तो आज अपनी होने वाली बहू को देखा है। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी चॉइस एकदम परफेक्ट है। उनकी बात सुनकर अभिमन्यु तुरंत उनकी तरफ घुमा और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देखने लगा। सुकन्या जी एक बार फिर से मुस्कुराकर बोली, नीचे बैठी है।
अगर तुम कहो तो आज ही शगुन दे दूं उसे। जैसे ही उन्होंने कहा अभिमन्यु तुरंत बाहर की तरफ बढ़ गया। उसके कदम इस वक्त उसकी धड़कनों से भी ज्यादा तेज चल रहे थे। जैसे ही वो रेलिंग के पास आकर खड़ा हुआ उसकी नज़र सीधा रावी पर गई। रावी को देखते ही उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ गए। वो तुरंत सीढ़ियां उतारते हुए नीचे की तरफ आया और फिर सीधा रावी के सामने आकर खड़ा हो गया। रावी जो उसकी मॉम का इंतजार कर रही थी, उसे अपने सामने देखकर शॉक रह गई। वो तुरंत अपनी जगह से उठी, उसके हाथ में कॉफी का कप था। अभिमन्यु उसे देखते हुए बोला, तुम यहाँ पर? रावी तुरंत बोली, आप यहाँ पर? अभिमन्यु दांत पीसते हुए बोला, ये मेरा घर है, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा तो और रावत पेंशन में रहूंगा। तुम यहाँ पर कैसे आए मिस वाइन? रावी भी झट से बोली, मैं यहाँ पर गाड़ी से आए, मेरे पास गाड़ी है। गाड़ी से नहीं आऊंगी तो और क्या बैलगाड़ी से आऊंगी। अभिमन्यु अब उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, मैंने रीजन पूछा है मिस वाइन, यहाँ पर आने का रीजन। वे कहीं तुम मेरी शिकायत लगाने तो नहीं आई? उसकी बात सुनकर अब रावी का गला सूखने लगा। उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो यहाँ पर आने के बाद जब वापस जा रही थी तो वापस नहीं गई। क्यों उसने उस सर्वेंट की बात सुनी और अंदर की तरफ आ गई। वो जल्दी से बोली, वो एक्चुअली मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मुझे। अभिमन्यु बड़ी ही इंटेंस वॉइस में बोला, बताओ बताओ मिस वाइन, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? रावी एकदम से बोली, डैड। उसके मुंह से डैड सुनकर अभिमन्यु थोड़ा हैरान हुआ। उसने उस तरफ देखा जहां पर रावी देख रही थी और जैसे ही उसकी नज़रें रावी के ऊपर से हटी, रावी ने तुरंत अपने हाथ में पकड़ा हुआ हॉट कॉफ़ी का कप सीधा अभिमन्यु के ऊपर टेढ़ा कर दिया और वो सारी कॉफ़ी अभिमन्यु की शर्ट पर गिरी। अभिमन्यु को एकदम से जलन हुई तो वो चिल्लाया। रावी ने जल्दी से वो कप नीचे फेंका और बोली, आलतू जलाल तू आई बला को टालतू, मैं तुझे बिल्कुल नहीं जानती, मुझे भी भूल जा तू। ये बोलकर वो तुरंत बाहर की तरफ भाग गई। उसे यूं भागते हुए देख सुकन्या जी की हंसी छूट गई। वहीं अभिमन्यु ने अब नजरें उठाकर सुकन्या जी की तरफ देखा तो सुकन्या जी एकदम चुप हो गई। दूसरी तरफ रावी बाहर आए और वो तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गई। वो अभी भी थर थर कांप रही थी। व्योम के बाद अभिमन्यु ही वो दूसरा इंसान था जिससे उसे बहुत डर लगता था। सुकन्या जी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आए और अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, कहाँ मेरे ख्वाब थे आज अपनी बहुरानी को शगुन देने के, कहाँ मेरी बहुरानी तुम्हें जलन देकर चली गई। जल तो नहीं रहा ना बेटा, अगर तुम कहो तो बरनोल ले आऊं। अभिमन्यु गुस्से से बोला, ओ प्लीज स्टॉप इट मॉम, मुझे तो बरनोल की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल आपकी बहुरानी को एक लेसन की जरूरत जरूर है जो आज उसे बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन थे और उसका गुस्सा देखकर तो एक पल के लिए सुकन्या जी का दिल भी धक सा रह गया। वो जानती थी कि अभिमन्यु का गुस्सा बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। वहीं दूसरी तरफ रावत मेंशन, चेरी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आई। उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थी। वो जानना चाहती थी कि दिव्यांश ऑफिस के लिए निकल गया है या नहीं। तभी उसकी नज़र धरा पर गई जो डाइनिंग टेबल पर उसके लिए ही ब्रेकफास्ट लगा रही थी। चेरी उसके सामने आकर खड़ी हुई और बोली, स्ट्रॉबेरी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। धरा मुस्कुराए और बोली, हाँ क्यों नहीं, बैठो साथ में ब्रेकफास्ट करो और अपनी बातें भी कहो। ये बोलते हुए उसने चेरी के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे चेयर पर बिठाया। चेरी ने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा और तभी दरवाजे से एक लड़की अंदर की तरफ आई। दरवाजे पर कदमों की आहट महसूस कर धरा की नज़रें भी दरवाजे की तरफ चली गई जहां से श्रावणी अंदर की तरफ आ रही थी। श्रावणी जो चेरी की बचपन की दोस्त थी। जब चेरी इंडिया रहती थी तो श्रावणी उसके साथ ही पढ़ती थी और जब चेरी इंडिया से चली गई तब भी श्रावणी उसके कांटेक्ट में थी और श्रावणी ने तो चेरी के साथ लंदन में 2 साल लगाए हुए थे, इसलिए उनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो गई थी। श्रावणी अंदर की तरफ जाकर धरा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग आंटी। धरा ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, गुड मॉर्निंग, तुम यहाँ? चेरी झट से बोली, वो प्लीज स्ट्रॉबेरी, श्रावणी को मैंने ही यहाँ पर बुलाया है, मुझे आपको कुछ कहना था। धरा की धड़कन थोड़ी तेज होने लगी थी। चेरी के एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि उसे धरा से कोई सीरियस बात करनी है। तभी दिव्यांश अपने रूम से बाहर निकला और नीचे की तरफ आने लगा, लेकिन जब उसने चेरी और श्रावणी की आवाज़ सुनी तो वो वहीं ऊपर रेलिंग से लगकर खड़ा हो गया। चेरी और श्रावणी धरा से अब जो बात कर रही थी उसे सुनकर रेलिंग पर उसके हाथ कसते जा रहे थे और साथ ही साथ चेहरे पर गुस्सा भी बेहिसाब झलक रहा था। रावत मेंशन, दिव्यांश रेलिंग से लगकर खड़ा था और गुस्से से कांप रहा था।
उसने अभी अभी चेरी और श्रावणी की जो बातें सुनी थी उसके बाद उसे गुस्सा आना लाजमी था, लेकिन अचानक उसने खुद को नॉर्मल किया और चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट लिए सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आया। वो ब्रेकफास्ट बहुत कम करता था, लेकिन आज उसके कदम खुद ब खुद डाइनिंग टेबल की तरफ आए और वो मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। उसकी आवाज़ सुनकर धरा, श्रावणी और चेरी एकदम से चौंक गए। चेरी चुपचाप उसे देख रही थी, लेकिन जैसे ही दिव्यांश ने अपनी नज़रें उसकी तरफ उठाई, चेरी ने तुरंत अपनी नज़रों को दूसरी तरफ घुमा ली। वो धरा की तरफ देखते हुए बोली, मैं पैकिंग कर लेती हूँ स्ट्रॉबेरी। धरा मुस्कुराए और बोली, ठीक है, अगर तुम्हें ये सही लगता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अपना ख्याल रखना चेरी। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ चेरी के गाल पर रखा। चेरी ने श्रावणी की तरफ देखा और फिर उसे अपने साथ लेकर अपने रूम की तरफ चली गई। दिव्यांश ने धरा की तरफ देखा और ब्रेकफास्ट करते हुए बोला, आपको नहीं लगता आपको अब हक नहीं है चेरी को कोई इजाज़त देने का? धरा ने उसकी तरफ देखा और बोली, क्यों, मुझे कोई हक क्यों नहीं है? दिव्यांश हंसा और बोला, ऐसा तो है नहीं मॉम कि आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही होगी। धरा गुस्से से बोली, मुझे तुम्हारी बातें तो बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही है दिव्यांश, लेकिन तुम्हारे तरीके समझ नहीं आ रहे हैं। जिस दिन मुझे तुम्हारे तरीके समझ आ जाएंगे उस दिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हारी बातें भी अच्छी तरह से समझ जाऊं। वेल, आज अच्छा लग रहा है तुम्हें ब्रेकफास्ट करते हुए देख, रोज किया करो। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए किचन की तरफ जाने लगी। दिव्यांश अपनी गहरी नज़रों से धरा को देखते हुए बोला, मुझे पसंद नहीं चेरी इस घर से बाहर जाए और आप उसे श्रावणी के साथ रहने के लिए इजाज़त दे रही है। उसकी बात सुनकर धरा के कदम रुक गए। उसने पलटकर दिव्यांश की तरफ देखा और बोली, प्रॉब्लम क्या है? और तुम मुझसे सवाल कर रहे थे कि मुझे चेरी को परमिशन देने का हक है या नहीं, लेकिन तुम बताओ कि तुम किस हक से चेरी को इस घर में जबरदस्ती रोकना चाहते हो? तुम तो उसके दोस्त भी नहीं हो, दोस्ती भी तो तुम उससे तोड़ ही चुके हो, तो फिर अब किस हक से तुम उसे इस घर में रोकना चाहते हो? दिव्यांश जूस पीते हुए मुस्कुराया और बोला, मैं जो करता हूँ उसका रीजन होना जरूरी नहीं है। दिव्यांश रावत ना रीजन पर चलता है ना रिजल्ट पर। दिव्यांश रावत अपनी मर्जी से चलता है और चेरी इस घर से कहीं नहीं जाएगी। ये मेरा डिसीजन है और अगर ऐसा हुआ तो जो होगा वो देखा जाएगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलकर उसने जूस का गिलास वापस टेबल पर रखा और फिर अपना फ़ोन उठाकर बाहर की तरफ चला गया। धरा बस उसे जाते देखती रह गई। व्योम तो व्योम दिव्यांश भी धमकियां देने में कम नहीं था। कहाँ वो छोटा सा दिव्यांश जो धरा के एक इशारे पर कुछ भी कर देता था और कहाँ ये दिव्यांश जो खुद उसे धमकियां दे रहा था। उसने ऊपर चेरी के रूम की तरफ देखा। उसने चेरी को परमिशन तो पहले ही दे दी थी, अब उसे मना भी नहीं कर सकती थी। उसका खुद का दिमाग घूम चुका था, ये सोच सोचकर कि वो क्या करे और क्या नहीं। वहीं दूसरी तरफ चेरी ने अपना सारा सामान पैक किया और फिर बैग लेकर श्रावणी के साथ नीचे आ गई। उसे बस 3 दिनों के लिए ही तो श्रावणी के घर पर जाना था। शादी से एक दिन पहले वो रावत मेंशन वापस आ जाने वाली थी। वो धरा के सामने आकर खड़ी हुई। उसने जब धरा को परेशान देखा तो उसके सीने से लग कर बोली, मैं डैड से बात कर लूंगी स्ट्रॉबेरी, डोंट वरी, उन्हें ना ही बुरा लगेगा और ना ही उन्हें गुस्सा आएगा। आई नो मुझे डैड को कैसे हैंडल करना है, आप फिक्र मत कीजिए। उसकी बात सुनकर धरा हल्का सा मुस्कुराई। चेरी उससे अलग हुई और फिर श्रावणी के साथ बाहर की तरफ निकल गई। वही दिव्यांश जो अपनी गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसके सामने ही उसका फ़ोन ऑन था जहां पर रावत मेंशन की लाइव फुटेज चल रही थी। रावत मेंशन के कोने कोने में कैमरा लगा हुआ था, इसलिए कहां पर क्या हो रहा है ये देखना दिव्यांश के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जब चेरी श्रावणी के साथ घर से बाहर निकली तो दिव्यांश के चेहरे पर अब गुस्सा झलकने लगा। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी तेज कर दी थी। वो गुस्से से सामने की तरफ देखते हुए बोला, तुम खुद मुझे पोक करती हो रेड और फिर कहती हो कि मैं तुम्हारे साथ बुरा करता हूँ। जब तुम्हें पता है कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, तुम पर और तुम्हारी सासों पर भी सिर्फ मेरा हक है, तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम किसी और के पास जाकर रहोगी? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था रेड, सीरियसली तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये बोलते हुए दिव्यांश के चेहरे पर अब हल्की तिरछी मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में रावी सबसे लास्ट वाले डेस्क पर बैठी हुई थी। वो कॉलेज स्किप नहीं कर सकती थी। दिव्यांश की शादी में उसे 2-3 दिन कॉलेज से लीव लेना था, तो आज उसका कॉलेज जाना जरूरी था, लेकिन अभिमन्यु की नज़र उस पर ना जाए इसलिए वो सबसे लास्ट वाले डेस्क पर आकर बैठ गई थी। तभी क्लास शुरू हुई और अभिमन्यु अंदर की तरफ आया। उसने एक नज़र सामने वाले डेस्क की तरफ देखा जहां पर रावी बैठती थी।
वहां पर उसे ना देखकर अब उसकी नजरें पूरी क्लास में घूम गई और जैसे ही उसने रावी की तरफ देखा, रावी तुरंत अपना सर झुकाकर नीचे की तरफ हो गई। उसे डर लग रहा था ये सोच सोचकर कि कहीं अभिमन्यु ने उसे देख तो नहीं लिया। वैसे भी उसके हिसाब से अभिमन्यु की नजरें बहुत ज्यादा तेज थी, वो इस वक्त थर थर कांप रही थी। अभिमन्यु के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो अचानक ही बोला, एवरीबडी आउट। उसकी बात सुनकर सारे स्टूडेंट हैरान थे। अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आज क्लास यही ओवर होती है। मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है तो मैं ये क्लास अटेंड नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये क्लासरूम चाहिए एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए, तो सब स्टूडेंट बाहर जाओ। उसकी बात सुनकर सारे स्टूडेंट्स अपनी जगह से उठे और बाहर जाने लगे। रावी का चेहरा उतरा हुआ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अगर वो सबके साथ बाहर जाएगी तो भी पकड़ी जाएगी और अगर अंदर रही तो भी पकड़ी जाएगी, इसलिए वो चुपचाप डेस्क के नीचे होने लगी। सब स्टूडेंट बाहर जा चुके थे और अब अभिमन्यु ने क्लास का दरवाजा भी बंद कर दिया। अब उस क्लास में सिर्फ अभिमन्यु और रावी थे। रावी की गहरी गहरी सांसें उस क्लास में शोर मचा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभिमन्यु ने दरवाजा क्यों बंद कर दिया। क्या अभिमन्यु ने उसे देख लिया है? अभिमन्यु अपने होठों को गोल कर विस्ल साउंड छोड़ते हुए पीछे की तरफ आया और फिर आकर डेस्क पर अपना हाथ रखकर नीचे की तरफ झुकते हुए बोला, क्या हुआ मिस वाइन? तुम ऐसे नीचे क्यों बैठी हो? ये बोलते हुए उसका बोलने का लहजा काफी पोलाइट था। उसे देखते हुए रावी एक पल के लिए तो जैसे सांस लेना ही भूल गई। वो उसकी तरफ देखकर बोली, वो मेरा पेन नीचे गिर गया था तो मैं बस वही उठा रही थी। अभिमन्यु बड़े ही प्यार से बोला, अब उठा लिया या फिर मैं हेल्प करूं? रावी ऊपर की तरफ उठते हुए बोली, नहीं अब तो उठा लिया, अब मैं बाहर चलती हूँ। आपको क्लास में कोई इम्पोर्टेंट काम है न तो आप कीजिए। ये बोलकर वो डेस्क से बाहर की तरफ आई। उसकी टांगें बिल्कुल किसी कमजोर मुर्गी की तरह फड़फड़ा रही थी। वो डेस्क से तो बाहर आ गई थी। अब वो तेजी से बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी अचानक से अभिमन्यु ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया। रावी का दिल धक सा रह गया। अगले ही पल अभिमन्यु ने उसे गोल घुमाया और फिर सीधा उसे अपने करीब खींच लिया। रावी उसके सीने से आकर लगी। अभिमन्यु ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और बोला, इतना डरती क्यों हो तुम मिस वाइन? मैं इंसान हूँ, कोई भूत चुड़ैल थोड़ी ना हो जो तुम्हें खा जाऊंगा। और क्या कहा था तुमने? आल तू जलाल तू आए बला को टाल तू। तुम भी मुझे भूल गई, मैं भी तुम्हें भूल जाऊं, ऐसा कुछ कहा था ना तुमने? रावी तुरंत बोली, मुझे याद नहीं, मेरी याददाश्त खो गई। अभिमन्यु ने मासूम सा चेहरा बनाया और बोला, रियली? तुम्हारी याददाश्त खो गई? लेकिन कैसे? रावी कुछ सोचते हुए बोली, जब मैं कॉलेज आ रही थी तो मेरा एक मच्छर से एक्सीडेंट हो गया। वो मच्छर बाइक पर था। बाइक सीधा मेरे सिर पर आकर लगी और मैं बेहोश हो गई और मुझे कुछ याद नहीं। मुझे ये भी नहीं याद कि आप कौन हैं, और ये भी याद नहीं कि मैंने आपसे क्या कहा और क्या नहीं। मैं बीमार हूँ, क्या मैं अब बाहर जाऊँ? मुझे दवाई लेनी है। अभिमन्यु को उसकी बातों पर हंसी आ रही थी। उसने उसकी कमर पर रखा अपना हाथ ऊपर की तरफ किया और फिर उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखकर उसकी गर्दन को सहलाते हुए बोला, तुम्हें कुछ याद नहीं? कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हें सब बातें याद दिलाने के लिए, तो शुरू कहाँ से करूं? एक्चुअली पुरानी बातों को याद करके क्या ही फायदा, सिर्फ आज की बात पर फोकस करते हैं। आज सुबह तुम खुराना मेंशन आई थी। रावी ने बेचारा सा मुंह बनाया। अभिमन्यु ने अब उसके चेहरे को अपने थोड़ा और करीब किया और उसके चेहरे पर पूरी तरह से झुकते हुए बोला, खुराना मेंशन आकर तुम मेरी मॉम से मेरी कंप्लेंट करने वाली थी। क्या कहने वाली थी तुम उनसे? बट ओप्स, तुम्हारी तो याददाश्त चली गई है ना, तो तुम्हें तो कुछ याद नहीं होगा। वेल तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें एक नई रीजन दे देता हूँ कंप्लेंट करने की। ये बोलते हुए उसने जोर से रावी को घुमाया और पीछे की तरफ धकेल दिया तो रावी सीधा दीवार से जा लगी। उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा था। अभिमन्यु एक बार फिर से उसके बिल्कुल करीब आया और अगले ही पल वो एक बार फिर से रावी के ऊपर झुक गया। रावी के रोंगटे खड़े हो गए। वो जल्दी से बोली, प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अभिमन्यु ने अपना हाथ अब उसके कंधे पर रखा और फिर धीरे धीरे उसके सीने की तरफ लेकर आया और कपड़ों के ऊपर से ही उसके सीने को सहलाते हुए बोला, क्यों? इतनी भी क्या जल्दी है मिस वाइन? कम से कम वो रीज़न तो लेती जाओ जिससे अब कल सुबह तुम वापस खुराना मेंशन आ सको मेरी मॉम को मेरी कंप्लेंट करने के लिए। रावी तुरंत बोली, आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूंगी, आई एम सो सॉरी। अभिमन्यु तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, लेकिन मैं सॉरी में नहीं पनिशमेंट में बिलीव करता हूँ मिस वाइन, सो पनिशमेंट तो अब तुम्हें मिलेगी। ये बोलते हुए उसने अचानक ही रावी की शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए तो रावी दंग रह गई।
अभिमन्यु ने जैसे ही रावी की शर्ट के बटन खोलने शुरू किए, रावी एकदम चौंक गई। उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। वो कोई होटल का रूम नहीं था जो स्पेशल पास की से खुले, वो एक कॉलेज में क्लासरूम का दरवाजा था जो कोई जरा सी लात मारो और खुल जाए। वो झट से बोली, कोई आ जाएगा मिस्टर देविल खुराना। अभिमन्यु हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मतलब तुम्हें फिक्र इस बात की है कि कोई आ जाएगा? इस बात से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। उसकी बात सुनकर रावी खुद में ही उलझ गई। उसे प्रॉब्लम तो इस बात से होनी चाहिए थी कि अभिमन्यु क्या कर रहा है, लेकिन सच में उसे प्रॉब्लम इस बात से थी कि दरवाजा ना खुल जाए। वो जल्दी से बोली, मुझे दोनों चीज़ों से प्रॉब्लम है। अभिमन्यु तिरछा मुस्कुराया और बोला, लेकिन मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलते हुए अब उसने रावी के नाजुक से सीने की तरफ देखा। उसका फिगर ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन छोटा भी नहीं था, जैसा 19-20 साल की लड़कियों का होता है, बिल्कुल वैसा ही था। एकदम परफेक्ट शेप, और उन्हें देखते हुए अब अभिमन्यु की आंखों में हसरत साफ नजर आने लगी थी। रावी ने अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर रखा और बोली, प्लीज ऐसे मत देखिए मिस्टर देविल खुराना। अभिमन्यु ने अपने होठों पर अपनी जीभ घुमाए और बोली, ऐसे नहीं देखूं तो और कैसे देखूं मिस वाइन, यू नो वॉट, यू आर सेक्सी। उसके मुंह से अपनी ये तारीफ सुनकर रावी का गला सूखने लगा। अभिमन्यु उसके सीने पर झुका और उसके नाजुक से अंगों को अपने होठों में भरकर उन्हें अपनी जीभ से लिक करने लगा तो रावी के रोंगटे खड़े होने लगे। वो थर-थर कांपने लगी। अब उसके हाथ अभिमन्यु के कंधों पर थे और वो चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। धक्का मारना तो दूर की बात, वो जरा सा हिलने के बारे में भी सोच नहीं पा रही थी। अभिमन्यु उसके नाजुक नाजुक से अंगों को अपने होठों में भरकर लगातार खींच रहा था और रावी ने गहरी सिसकियां भरनी शुरू कर दी थी। वो अपने होठों को हल्का हल्का अपने दांतों में दबाने लगी थी और अभिमन्यु कभी उसके अंगों को अपने हाथों से सहला रहा था तो कभी अपने होठों से चूम रहा था। जिस तरह से वो रावी को परेशान करने में लगा हुआ था, रावी के पसीने छूटने लगे थे और वो पागल होने लगी थी। कुछ देर बाद अभिमन्यु ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया तो वो कुछ करता उससे पहले ही रावी ने अभिमन्यु का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे पैशनेटली किस करने लगी। वो अभिमन्यु के चेहरे के बिल्कुल सामने आती भी नहीं थी। उसकी हाइट अभिमन्यु से छोटी थी लेकिन वो पंजों के बल ऊपर की तरफ उठी हुई थी। अभिमन्यु ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे रिस्पांस देना शुरू कर दिया। उसने एक बार फिर से रावी को पीछे दीवार से लगा दिया था और जितनी शिद्दत से रावी उसे किस कर रही थी वो और भी ज़्यादा वाइल्ड हो रहा था। तकरीबन 10 मिनट बाद जब उसने रावी के होठों को छोड़ा तो रावी एकदम से होश में आई। वो हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देख रही थी। अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने जैसे मुझे किस किया मिस वाइन, मुझे कहीं से लगता नहीं है कि तुम्हारी याददाश्त गई हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं है उस मच्छर में दम ही नहीं था? रावी सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोली, मच्छर? कौन सा मच्छर? अभिमन्यु गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम इतनी जल्दी उस मच्छर को भूल गई? मुझे तो लगा था कि लोगों का एक्सीडेंट होता है तो वो सालों साल उस एक्सीडेंट को भूला नहीं पाते और आज ही तुम्हारा एक मच्छर के साथ एक्सीडेंट हुआ जो बाइक पर था और तुम भूल गई। उसकी बात सुनकर रावी का दिमाग झट से घूम गया। उसने कुछ वक्त पहले खुद ही अभिमन्यु से कहा था कि आज कॉलेज जाते वक्त उसका एक मच्छर से एक्सीडेंट हो गया और वो खुद ही उस मच्छर को भूल गई। उसके चेहरे पर एक बार फिर से बेचारगी भरे एक्सप्रेशंस आ गए थे। अभिमन्यु ने अपने दोनों हाथ उसके आसपास रखे और उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, मच्छर के साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में तो मुझे कुछ नहीं कहना मिस वाइन, लेकिन आइंदा तुमने वो हरकत दोबारा की जो तुमने आज की, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ जो करूँगा ना, वो तुम पूरी जिंदगी नहीं भूल पाओगी। मेरे घर आई थी ना तुम मेरी कंप्लेंट लेकर, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अब मुझे तुम्हारे घर आना पड़े, और आई प्रॉमिस मैं कंप्लेंट लेकर तो बिल्कुल नहीं आऊँगा। रावी धीमे से बोली, तो और क्या लेकर आएंगे? अभिमन्यु तिरछा मुस्कुराया और बोला, जब लेकर आऊँगा तो पता चल जाएगा तुम्हें। तब तक एंजॉय करो अपनी लाइफ और ये हरकतें छोड़ दो, वरना सीरियसली बता रहा हूँ। अभी तक तो मैं तुम्हें बहुत लाइटली ले रहा हूँ, पनिशमेंट ऐसे देता हूँ जिसमें तुम्हें खुद मजा आता है। अगर मैं सच में तुम्हें पनिशमेंट देने पर आया तो तुम सिर्फ चीखोगी और उन चीखों को सुनकर मजा सिर्फ मुझे आएगा। यू नो वॉट आई मीन। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहद सेडिक्टिव और तिरछे एक्सप्रेशन थे। उसका दिल इस वक्त जोरों से धक धक करने लगा था। अभिमन्यु पीछे की तरफ हटा और बोला, ये वाली क्लास तो खराब हो गई, लेकिन अगली क्लास मिस मत करना वरना बहुत पछताओगी। ये बोलकर उसने अब खुद से ही रावी की शर्ट के बटन बंद किए और बोला, बहुत जल्दी साइज बढ़ने वाला है तुम्हारा,
इनरवियर खुद से ले लोगी अपने लिए न्यू या फिर मैं लेकर दूं? रावी बेख्याली में ही बोल बैठी, आप ले दीजिएगा। अभिमन्यु ने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबाया और बोला, जरूर। रावी को अब समझ में आया कि उसने क्या बोला। वो जोर से अभिमन्यु को धक्का मारते हुए बोली, जरूरत नहीं है मुझे आपके दिए हुए इनरवियर पहनने की। मैं अपना सामान खुद ले सकती हूँ। आए बड़े साइज बढ़ाने वाले, जाकर अपने दिमाग का साइज बढ़ाए, जो बिल्कुल छोटा सा है। मैं आपके घर गई, आपने तो मुझे पनिशमेंट देनी शुरू कर दी। ऐसे तो लोग किसी के घर पर जाए ना, कोई किसी के घर पर जाए तो ऐसी पनिशमेंट शुरू हो जाए तो बस फिर हो गया काम। ये बोलकर वो मुंह बनाते हुए बाहर की तरफ चली गई और अभिमन्यु के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट एक बार फिर से अपनी जगह बना चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश इस वक्त अपने ऑफिस में था और उसके सामने ही उसका मैनेजर खड़ा था, जो उसे बता रहा था कि श्रावणी के मॉम डैड आजकल क्या करते हैं। श्रावणी के डैड बिजनेसमैन थे, लेकिन कभी भी व्योम ने या फिर दिव्यांश ने उनके साथ कोई डील नहीं की थी, क्योंकि वो इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं थे कि वो रावत इंडस्ट्रीज के साथ कोई डील कर पाए। दिव्यांश तिरछा मुस्कुराया और कुणाल की तरफ देखते हुए बोला, मेरी मीटिंग फिक्स करो श्रावणी के डैड अभय सिंह के साथ, बहुत मन कर रहा है उनके साथ बिजनेस रिलेशन बनाने का। कुणाल हैरानी से दिव्यांश की तरफ देख रहा था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दिव्यांश के दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि अभी तक दिव्यांश ने उसे बताया नहीं था कि चेरी श्रावणी के साथ है, उसके घर पर रहने के लिए चली गई है। कुणाल अपना सिर हिलाकर बोला, ठीक है बॉस, मैं 1-2 दिनों में ही उनके साथ मीटिंग। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही दिव्यांश बोला, 1-2 दिनों में नहीं, 1 घंटे का वक्त है तुम्हारे पास। इनफैक्ट 1 घंटे की जरूरत भी नहीं है, कोई इतने बड़े इंसान नहीं है वो जिनके साथ मीटिंग फिक्स करने के लिए हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़े। आज तो उन्हें सरप्राइज देते हैं हम। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा और फिर अपनी पॉकेट में हाथ डाले अपने केबिन से बाहर की तरफ निकल गया, जबकि कुणाल अब और भी ज्यादा चौंक गया था, क्योंकि कभी भी दिव्यांश यूं ही किसी से मीटिंग नहीं करता था। लोग उसके साथ मीटिंग करने को तरसते रहते थे, अपॉइंटमेंट लेने के लिए लाइनों में लगे रहते थे, मेल्स पर मेल्स आती रहती थी, लेकिन दिव्यांश की तरफ से कोई जवाब नहीं जाता था। और आज वो यूं ही अचानक किसी छोटे से बिजनेसमैन के पास जा रहा था उससे मीटिंग करने के लिए। सच में काफी हैरानीजनक था। दिव्यांश पार्किंग एरिया में आकर अपनी गाड़ी में बैठा और अगले ही पल उसकी गाड़ी सिंह इंडस्ट्रीज के लिए निकल गई। कुछ ही देर बाद अभय सिंह अपनी चेयर पर बैठे सामने अपनी फाइल की तरफ देख रहे थे। उन्होंने अपने माथे पर अपना हाथ रखा हुआ था, क्योंकि वो लॉस में चल रहे थे। तभी उनके केबिन का दरवाजा खुला। वो चिल्लाते हुए बोले, अब कौन है? जब एक बार मैंने बोल दिया कि मुझे डिस्टर्ब न किया जाए तो। ये बोलते हुए वो एकदम से चुप हो गए। जब उन्होंने अपने सामने खड़े साक्षात दिव्यांश रावत को देखा, वो थर-थर कांपने लगे थे। दिव्यांश हल्का सा मुस्कुराया और अंदर की तरफ आते हुए बोला, इतना स्ट्रेस लेना हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है मिस्टर अभय सिंह, और आपकी हालत देखकर लग रहा है कि आपके लिए तो स्ट्रेस और भी ज्यादा डेंजरस है। ये बोलते हुए वो आगे की तरफ आया। अभय सिंह अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए थे। उनका गला सूखने लगा था। दिव्यांश उनकी चेयर पर आकर बैठा और अगले ही पल उसने अभय सिंह की टेबल पर अपने पैर रख दिए। अभय उनकी तरफ देखते हुए बोला, आप यहाँ पर मिस्टर रावत? दिव्यांश तिरछा मुस्कुराया और बोला, मुझे यहाँ पर देखकर आपको खुशी नहीं हो रही है क्या मिस्टर अभय सिंह? अभय जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो यहाँ पर आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ऐसे अचानक आए तो कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? ये बोलते हुए उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। दिव्यांश ने सामने टेबल की तरफ देखा, जहाँ पर वो फाइल रखी थी, जिसे देखते हुए अभय जी का बीपी बढ़ा हुआ था। उसने वो फाइल उठाए और उसे चेक करने लगा। ज्यादा नहीं, बस 20 करोड़ का लॉस था जो अभय जी की हार्ट बीट बढ़ा रहा था, उनका बीपी बढ़ा रहा था। अब वो 20 करोड़ रुपए के ऊपर किसी की जान तो नहीं जाने दे सकता था ना, इसलिए वो मुस्कुराया और बोला, बस 20 करोड़ रुपए, इतनी छोटी सी रकम के लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं मिस्टर अभय सिंह? अभय जी तुरंत बोले, ये आपके लिए छोटी रकम होगी, लेकिन मेरे लिए ये छोटी रकम नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैं अपने इस बिजनेस को यहाँ तक ला पाया हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद होने की कगार पर आ गया है। दिव्यांश ने अपनी पॉकेट से अपनी चेकबुक निकाली और उस पर साइन करते हुए बोला, 20 करोड़ तो क्या, आपका जितना मन करे उतना लीजिए मुझसे, और आपको परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। ये मैं आपके साथ कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, बस आपका वेल विशर होने के नाते आपको दे रहा हूँ, लेकिन इसके बदले में बस आपको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अभय जी के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए।
भला दिव्यांश रावत जैसे बिजनेसमैन को उनसे क्या काम हो सकता है।